हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज जो आप लोगों को ये एक डेमो लेक्चर है। हालांकि ये एक लाइव क्लास का आप लोग लेक्चर दे रहे हैं, जो आपको लेक्चर दिखेगा। अभी लाइव क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, लाइव क्लास कुछ देर बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके बाद का जो लेक्चर आप देखेंगे वो लाइव क्लास का है, मतलब हमारी चलती हुई क्लास का है। और ये एक डेमो है DSSB की क्लास के लिए। Those who are interested in taking the classes of DSSB वो ये देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लासेस में पढ़ाया जाता है। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू कि किस तरीके से क्लासेस में पढ़ाया जाता है, लिटरेचर कैसे कराया जाता है। ग्रामर की क्लास अलग होती है, DSSB में लिटरेचर की क्लास अलग है, ग्रामर की क्लास अलग है। दोनों के नोट्स जो हैं वो अलग आपको मिलेंगे और हार्ड कॉपी में नोट्स आपके पास आएंगे, जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स, प्रैक्टिस मटीरियल और रिटन मटीरियल भी है। ये जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी, जॉन मिल्टन के ऊपर आप लोगों को मैंने एक लेक्चर तैयार करा है और ये लेक्चर DSSB के लिए है। इसके अलावा क्योंकि DSSB में अगर आप ये सोचते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी का आप पढ़कर, यूपी टीजीटी का पढ़कर, मैं पीजीटी का तो नहीं कहती, यूपी टीजीटी का पढ़कर आप DSSB निकाल लेंगे तो आप बहुत धन्य हैं, महान हैं आप लोग। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सोचते रहिए। खैर, जो लोग वाकई में सीरियस हैं उस चीज़ को करने के लिए, उनको मैं बता दूं कि यूपी टीजीटी का पढ़कर आप DSSB इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि यूपी टीजीटी में 4 राइटर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। एज पढ़ी जाती है तो उनकी पढ़ी जाती है, वर्क पढ़े जाते हैं तो उनके पढ़े जाते हैं, मगर DSSB में उन्होंने मेंशन करा है शेक्सपियर एंड हिज वर्क्स, रोमांटिक एज, जॉन कीट्स, शेले एटसेट्रा, इंडियन राइटर्स जो नाम दिए 3-4 राइटर्स के एटसेट्रा, अमेरिकन राइटर्स, नॉन ब्रिटिश लिटरेचर, ये उन्होंने मेंशन करा है। यानी कि एटसेट्रा एटसेट्रा में बहुत कुछ पूछा जा सकता है। दे हैव नो वे मेंशन चौसर, मगर चौसर में से क्वेश्चन आ गए। उन्होंने जो चीज़ नहीं भी मेंशन करी है, दे कैन आस्क एनीथिंग। तो इस तरीके के जहाँ पर सिलेबस जो है वो मेंशन नहीं होता है, वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, मगर स्मार्टली पढ़नी होती है। एक एक राइटर पे वो नहीं कह सकता, लेकिन जो जिस एज का राइटर है और स्पेसिफिक राइटर है उसके बारे में चीज़ें जाननी जरूरी होती हैं। दूसरा, जो लोग JIC मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रिटन मटेरियल काम करेगा। जैसे आज मैंने जो टॉपिक लिया है जॉन मिल्टन के बारे में मैं आपको बताऊंगी, और जॉन मिल्टन का ब्लेंडिंग ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन, ये मैंने एक टॉपिक जो है वो लिया है, द ब्लेंडिंग ऑफ रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन एलिमेंट्स इन द वर्क्स ऑफ मिल्टन। ये आज का जो है मैंने इसमें लिया है और इसको मैंने इसमें जो है इसको आपको यहाँ पर इसके PDF के माध्यम से ये चीज़ें दिखेंगी और तब आप लोग समझिए कैसे क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे जाते हैं और पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आंसर्स दिए जाते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्यों ना हो। तो आज हम जॉन मिल्टन के बारे में जानेंगे। जॉन मिल्टन कौन थे, क्या थे? ये तो वैसे बेसिकली बहुत से लोगों को, मोस्टली लोगों को पता ही है कि वो एक भाई कौन सी एज को बिलोंग करते थे। बिलोंग टू 17th सेंचुरी। ठीक है, मिल्टन के बारे में आज बेसिकली जो हमें चीज़ें जाननी है वो क्या जाननी है, तो थोड़ा सा हम लोग जो इसके बारे में जो है जॉन मिल्टन के बारे में जानते हैं। जॉन मिल्टन ही वॉज बॉर्न ऑन December 9। देखिए, जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था December 9, 1608 में, यानी कि 17th सेंचुरी में, और डेथ हुई थी November 8, 1674। ही डाइड ड्यू टू गाउट की बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। मिल्टन जो है उनके बारे में आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मिल्टन के वर्क्स में हमें रेनेसांस और रिफॉर्मेशन का एमैल्गमेशन देखने को मिलता है, यानी कि मिला जुला देखने को मिलता है। अब इस बात का मतलब क्या है? रेनेसांस क्या था? रेनेसांस स्पिरिट क्या थी? स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट। भाई, रेनेसांस क्या था? रिवाइवल ऑफ लर्निंग। रिवाइवल हुआ था लर्निंग का, और एक जो हेलेनिस्टिक स्पिरिट यानी कि जो ग्रीक स्पिरिट है जो वो देखने को मिली थी राइटर्स के वर्क्स में। और रिफॉर्मेशन क्या था? जो रिफॉर्मेशन था कि चर्च को पूरी तरीके से साफ करना, यानी कि प्रोटेस्ट एक चर्च को पूर्णतया, चर्च में हर तरीके के करप्शन से मुक्ति, दैट वाज रिफॉर्मेशन। तो क्या हमें मिल्टन के वर्क्स में ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं या नहीं देखने को मिलती हैं, आज हम ये जानेंगे। जब मिल्टन जो है वो
1643 में मिल्टन खुद जो है वो एक पार्लियामेंट को सपोर्ट किया करते थे। ही वॉज द फर्म सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट। मिल्टन बिल्कुल मोनार्की के अगेंस्ट थे। ही डिड नॉट लाइक द रूल ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। उनको ये लगता था कि चार्ल्स, इवन उन्होंने अपने वर्क्स में जो चार्ल्स फर्स्ट के जो उनके मंत्री थे उन्हें सन्स ऑफ बिलायल भी कहकर पुकारा है। अपने पैराडाइज लॉस्ट में उनको सन्स ऑफ बिलायल कहकर जो है वो उन्होंने पुकारा भी है। उन्होंने ये कहा, मतलब उनका ये मानना था कि चार्ल्स फर्स्ट के दरबार में केवल रास रंग होता है और कुछ नहीं होता। तो मिल्टन का ये मानना था कि केवल एकमात्र व्यक्ति है, वो कौन है, दैट इज क्रॉमवेल, जो कि पार्लियामेंट का जो है, पार्लियामेंट की जो कि जनता के प्रतिनिधित्व करती है, उस केवल और केवल क्रॉमवेल ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इंग्लैंड का पूरा तरीके से काया पलट कर सकते हैं। तो ही वॉज द फर्म सपोर्टर ऑफ क्रॉमवेल, पार्लियामेंट के सपोर्टर थे। लेकिन फिर भी पता नहीं उन्होंने शादी करी अपने से काफ़ी साल छोटी मैरी पवेल से शादी करी। अब वो मैरी पवेल कौन थी? 1643 में ही गॉट मैरिड टू मैरी पवेल। और मैरी पवेल से शादी करने के बाद उन्होंने मैरी पवेल एक रॉयलिस्ट की बेटी थी, यानी कि जो चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे उनकी बेटी थी। मैरी पवेल से शादी करने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हो गया था कि शायद उन्होंने जो है गलती कर दी है, और मैरी जो है शादी के कुछ ही समय बाद उन्हें छोड़कर चली गई थी। उनको मैरी से डिवोर्स चाहिए था, मगर वो डिवोर्स भी नहीं दे रही थी। इंग्लैंड में सिविल वॉर भी स्टार्ट हो गया था। उन्होंने डिवोर्स ट्रैक्ट्स लिखे जिस पर बैन लगा दिया गया, और इस पर बैन पर उन्होंने आपत्ति जताई, और उन्होंने 1644 में एक वर्क लिखा जिस वर्क का नाम था एरियोपेजिटिका, जिसमें उन्होंने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, किसी भी व्यक्ति को जो कुछ भी वो लिखे उसे छापने की परमिशन होनी चाहिए। तो उन्होंने 1644 में एक वर्क जो है वो पब्लिश करा, दैट वाज एरियोपेजिटिका। तो ये एरियोपेजिटिका की लिखने की प्रेरणा का स्रोत कहीं ना कहीं उनकी पत्नी ही थी, कि अगर उनकी पत्नी उन्हें छोड़ के नहीं जाती। अच्छा, ये भी एक चीज़ ये है, 1642 और 43 में भी इसमें भी एक वो है, क्योंकि इसमें 1642 का जो है वो ये माना जाता है कि बहुत सी बुक्स में 1642 भी दिया हुआ है और 1643 भी दिया हुआ है। ये वैसे 1642 है कि जिसमें वो ही मैरिड मैरी पवेल, और इसमें जो है उन्होंने, मतलब ये सोचिए कि अगर मैरी पवेल उनकी ज़िंदगी में ना आती तो वो डिवोर्स ट्रैक्ट्स ना लिखते, डिवोर्स ट्रैक्ट्स ना लिखते तो वो बैन ना लगता, और डिवोर्स ट्रैक्ट्स पे बैन ना लगता तो वो जो है एरियोपेजिटिका ना लिखते। एरियोपेजिटिका अपने आप में एक, उन्होंने उसमें कहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, की कोई व्यक्ति जो लिखे दैट शुड बी प्रिंटेड, उसके ऊपर कहीं से कहीं तक भी कोई काट छाट या उस पर छपने से रोक नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस 16। अब बात करते हैं कि मिल्टन जो है, अब 1649 का समय आता है। 1649 ये वो पीरियड है जिस पीरियड में चार्ल्स फर्स्ट जो कि जेम्स फर्स्ट के बेटे थे, चार्ल्स फर्स्ट को पब्लिकली एग्जीक्यूट कराए, मारा जाता है। और मिल्टन से क्रॉमवेल के द्वारा ये कहा जाता है कि रेजिसाइड, यानी कि राजा की हत्या को सही प्रूव करो। और मिल्टन उस हत्या को सही प्रूव करने के लिए एक किताब लिखते हैं, ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट में वो ये बताते हैं कि राजा कितना ज़्यादा जो है, वो राजा कितना क्रूअल था, चार्ल्स फर्स्ट, और उनका मरना जो है वो बिल्कुल जस्टिफाइबल, उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। और ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट लिखने की वजह से मिल्टन को उस समय की एक बहुत ही बड़ी पोस्ट ऑफर हुई थी, एंड दैट वाज फॉरेन सेक्रेटरी या लैटिन सेक्रेटरी, जो उन्होंने कॉमनवेल्थ, यानी कि उन्हें उस समय की सबसे बड़ी पोस्ट 1649 में लैटिन सेक्रेटरी या फॉरेन सेक्रेटरी की पोस्ट उन्हें दे दी गई थी। और अब यहाँ से हमारा जो मिल्टन का एक, जो हम लोग बात कर रहे हैं उनकी लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। 1652 में मिल्टन को एक आंख से दिखना जो है वो वैसे भी कम हो गया था उनका जो है। 1652 में
मिल्टन के पहले ही उनकी आंख में दिखना कम हो गया था। 1652 में ही बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड। लेकिन ये वो समय था जिस समय उन्हें दो दो ब्लोज झेलने पड़े। एक उनकी आईसाइट गई और दूसरा उनकी पत्नी मैरी पवेल की मृत्यु हो गई। ये मिल्टन की जिंदगी के दो लॉस थे। और इसमें अब हम जो है यहाँ तक तो हमने मिल्टन के एक मिल्टन की लाइफ हिस्ट्री को डिस्कस किया है। अगर मिल्टन की लाइफ हिस्ट्री डिस्कस आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं कि मिल्टन के वर्क्स में हमें रेनेसांस और रिफॉर्मेशन स्पिरिट कैसे देखने को मिलती है, ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई हो तो बताइए मिल्टन के लाइफ भाई किस वर्क की वजह से क्या चीज़ है तो बताइए। यहाँ तक अगर क्लियर है तो आ गई। तो फिर एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपका पहला जो क्वेश्चन है कि मिल्टन की जो वाइफ थी वो किसकी बेटी थी, मतलब कि वो जो थे वो कौन, उनके जो फादर थे वो किसके सपोर्टर थे। मिल्टन की वाइफ के जो फादर थे वो किसके सपोर्टर थे। मिल्टन की वाइफ के फादर, यस, ही वॉज अ रॉयलिस्ट। वो क्या थे, रॉयलिस्ट थे। चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे। ही वॉज अ रॉयलिस्ट। कब चार्ल्स फर्स्ट की हत्या कब की गई, कौन से ईयर में करवाई गई थी। चार्ल्स फर्स्ट वॉज किल्ड इन, चार्ल्स फर्स्ट की डेथ कब हुई थी, 1649। 1649 में ही मिल्टन ने कौन सी बुक लिखी थी, 1649 में ही कौन सी बुक लिखी थी मिल्टन ने, दैट इज ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। और इस वजह से उनको जो एक बहुत बड़ी पोस्ट जो मिली थी उस पोस्ट का नाम क्या था, लैटिन सेक्रेटरी। बिल्कुल सही, लैटिन सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी या लैटिन सेक्रेटरी। अब बात करते हैं, अब हमारा ये आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है मिल्टन्स वर्क्स। मिल्टन्स वर्क रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ द रिफॉर्मेशन एंड द रेनेसांस। कि मिल्टन के जो वर्क्स हैं, मिल्टन के जो कार्य हैं वो क्या दिखाते हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ रिफॉर्मेशन एंड रेनेसांस। रेनेसांस हेलेनिक स्पिरिट, रेनेसांस क्या था, रिवाइवल ऑफ लर्निंग। रेनेसांस क्यों आया, रेनेसांस के आने के पीछे क्या रीजन है। भाई देखिए, जब बहुत सालों तक इंग्लैंड या और देश एक तरीके से चर्च और पोप के गुलाम थे, जब धीरे धीरे करके जो ग्रीस और जो ग्रीक स्कॉलर्स थे वो लोग इटली में आ रहे थे, वहाँ पर मेडिसी फैमिली उनको सपोर्ट कर रही थी। इटली में सबसे पहले रेनेसांस आया जब वहाँ के लोगों ने वो लिटरेचर पढ़ना शुरू करा, तो दे गॉट टू नो कि हम अभी तक धन की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, और एक रिवाइवल ऑफ लर्निंग जो है वहाँ शुरू हुआ। इटली से रेनेसांस जो है वो इंग्लैंड में लेट पहुँचा, और इंग्लैंड में जब वो पहुँचा इट रीच लेट 15th सेंचुरी। और इंग्लैंड में जब वो पहुँचा तो इंग्लैंड में रेनेसांस की स्पिरिट जो देखने को मिलती है वो शेक्सपियर के वर्क एंड ऑल दैट वर्क्स में जो देखने को मिलती है हमें, तो वो था बंधनों से मुक्त जो लिटरेचर है। नॉट ओनली जो है रिलीजियस लिटरेचर, उसमें रिलीजियस लिटरेचर का नहीं था, जो दरबार का लिटरेचर, जो नई चीज़ों को स्थान दिया गया वो लिटरेचर था। रिवाइवल ऑफ लर्निंग, लर्निंग का दोबारा से पुनः जन्म हुआ था। वो स्पिरिट रेनेसांस स्पिरिट है। कहाँ से आई, ग्रीस से आई, हेलेनिक स्पिरिट जिसे कहा जाता है। एंड रिफॉर्मेशन का मतलब जो ये मार्टिन लूथर किंग के द्वारा स्टार्ट करा गया था कि बाइबल को भाई ये था कि पूरी तरीके से पोप चर्च से बिल्कुल करप्शन खत्म करना, बाइबल को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए जिससे कि लोग बाइबल को इंग्लिश में पढ़ पाएँ और वो समझ पाएँ कि उनकी भाषा में लिखे हुए इन गॉस्पेल्स का मतलब क्या है। तो रेनेसांस और रिफॉर्मेशन की स्पिरिट का मतलब है कि उसमें एक हेलेनिक स्पिरिट भी है, और जो एक प्यूरिटन प्रोटेस्टेंट जो स्पिरिट है वो मिल्टन के वर्क में हमें देखने को मिलती है। तो हम इसी बात को आगे बढ़ते हैं कि मिल्टन के वर्क जो है वो रेनेसांस और रिफॉर्मेशन दोनों को दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं, हालांकि ये कहा जाता है कि स्पेंसर जो कि एलिजाबेथ के समय के पोएट थे, एलिजाबेथन राइटर थे स्पेंसर, जिन्होंने फेरी क्वीन लिखी है, द पोएट जो है भाई द पोएट्स पोएट कहा जाता है जिन्हें। स्पेंसर
को कहा जाता है कि वो उनके अंदर चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। स्पेंसर अमंग देम, स्पेंसर ने कोशिश करी है रेनेसांस और रिफॉर्मेशन को मिलाने की। स्पेंसर, लेकिन स्पेंसर का जो वर्क है, स्पेंसर कुड गो नो फार्दर देन इफेक्टिंग अ रादर सुपरफिशियल सिंथेसिस। लेकिन स्पेंसर ने क्या करा, केवल ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर ऊपर से दोनों स्पिरिट्स को, रेनेसांस और रिफॉर्मेशन के स्पिरिट को मिला दिया है। ऐसा लग रहा है कि शायद स्पेंसर ने बस ऊपर ऊपर से मिला दिया है। एंड रेनेसांस एंड द रिफॉर्म, इट वॉज, बात यह है जो ट्रू स्पिरिट हमें देखने को मिलती है रेनेसांस और रिफॉर्मेशन की, वो किसके वर्क्स में देखने को मिलती है? मिल्टन के वर्क्स में देखने को मिलती है। अब मिल्टन को द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर कह के पुकारा। आपको पता है मिल्टन खुद को ये कहा, मिल्टन ने खुद ये कहा है, वो अपना मास्टर मानते थे। मिल्टन अपना मास्टर किसे मानते थे? स्पेंसर को। और उन्होंने कहा है, लेकिन ड्राइडन थे ये, एज ड्राइडन कॉल्ड हिम, ड्राइडन ने कहा है कि मिल्टन वॉज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। मिल्टन ने तो खुद को ये कहा है कि मिल्टन ने कहा है, स्पेंसर को अपना मास्टर माना है। मिल्टन कंसिडर्ड स्पेंसर एज हिज मास्टर, लेकिन ये ड्राइडन थे जिन्होंने मिल्टन के लिए शब्द यूज करे कि द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर, यानी कि जो काम स्पेंसर छोड़ गए थे रेनेसांस और रिफॉर्मेशन के स्पिरिट को अपने वर्क्स में एमैल्गमेट करने का, वो काम पूरा किसने करा है? मिल्टन ने। वो काम मिल्टन के द्वारा पूरा किया गया कि हमें मिल्टन के वर्क्स में रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन स्पिरिट देखने को मिलती है। ड्राइडन ने कहा टू होमोजेनाइज दीज टू इनटू अ परफेक्ट होल, कि मिल्टन के वर्क्स में हमें रेनेसांस स्पिरिट और रिफॉर्मेशन स्पिरिट दोनों देखने को बढ़िया मिलती है। Almost all of the Milton poetic works are embodiments of the Renaissance and the Reformation. मिल्टन के जितने भी वर्क्स हैं उनमें हमें रेनेसांस और रिफॉर्मेशन स्पिरिट देखने को मिलती है। रेनेसांस ग्रीक स्पिरिट, मतलब बिल्कुल मुक्त, और जो रिफॉर्मेशन फुल ऑफ जो है जील, प्रोटेस्टेंट, उस हमें देखने को मिलती है। अब सबसे पहले अगर हम मिल्टन के बारे में बात करें तो मिल्टन के वर्क जो रेनेसांस रिफॉर्मेशन का प्रोडक्ट है वो है हमारा ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये मिल्टन के द्वारा ओड ऑन द, ये ओड है। अब ये ओड किस चिड़िया का नाम होता है? अगर आप ओड जानते हैं, ओड जो होता है वो किसी इसको संबोधित करके कहा जाता है। ओड जो होता है उसमें जो ओड कभी भी नॉन सीरियस नहीं होता, वो बहुत एलिवेटेड मैनर में लिखा जाता है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। जब मिल्टन ने ये ओड लिखा था उस समय मिल्टन की एज बहुत कम थी, हार्डली 21 ईयर्स एज, और मिल्टन ने ये जो लिखा था क्राइस्ट के, यानी कि उनके पैदा होने के दिन पर ये लिखा था। और इस पोयम में, ओड में, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी विच मिल्टन रॉट इन 1629, ये कब लिखा गया था? ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये लिखा था 1629 में, और ये मिल्टन का पहला मास्टरपीस माना जाता है जिसमें उन्होंने क्राइस्ट के बारे में लिखा है। Therein he celebrates the arrival of Jesus Christ, इसमें उन्होंने जीसस क्राइस्ट के जन्म को सेलिब्रेट करा है। एंड द डिसमे ऑफ पैगन डेटीज एट हिज बर्थ, और पैगन वो होते हैं जो क्राइस्ट को नहीं मानते। पैगन डेटीज के जो उनका पैगन डेटीज का अस्तित्व के खत्म होने को उन्होंने दिखाया। पैगन्स वो जो नॉन बिलीवर्स होते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते, उन्हें पैगन कहा जाता है। जैसे एंग्लो सेक्सन से ये जब आए थे तो ये पैगन गॉड्स में बिलीव किया करते थे। तो मिल्टन ने इसमें दिखाया कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के साथ कैसे पैगन गॉड्स का जो अस्तित्व है वो समाप्त होता है। ये पोयम दिखाती है कि जैसे लीगुई ने कहा है, मिल्टन वॉज ऑलरेडी डेडिकेटिंग हिज हाईएस्ट आर्ट टू द सर्विस ऑफ हिज रिलीजन, कि मिल्टन जो है वॉज ऑलरेडी डेडिकेटिंग, मिल्टन अपनी आर्ट के माध्यम से अपने हाईएस्ट आर्ट, अपने रिलीजन के लिए सबसे बेहतरीन सर्विस जो है वो कर रहे थे। ये जो थीम और टोन है वो बहुत रिलीजियस है, हालांकि इसमें हमें रेनेसांस का प्रभाव देखने को मिलता है। कैसे? देखिए, रेनेसांस का मतलब ही क्या हुआ
द क्लासिकल फॉर्म, द ग्रीक एंड लैटिन फॉर्म। तो क्लासिकल फॉर्म ऑफ द पोएम, पोएम लिखने का जो तरीका है वो बहुत ही क्लासिकल है। तो क्लासिकल है यानी क्लासिकल का मतलब ही क्या होता है, ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर, ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर। तो ये देखिए कि ये पोएम जो लिखने का तरीका है वो कैसा है, क्लासिकल है। मिल्टन्स प्रोफाउंड एंड वास्ट नॉलेज ऑफ पैगन माइथोलॉजी, मिल्टन ने इसमें पैगन माइथोलॉजी के बारे में बताया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो उन्होंने जो क्राइस्ट के जन्म और पैगन डेटीज के बारे में बताया है कि उन्होंने कितना ज़्यादा पढ़ रखा था, ये मिल्टन पैगन माइथोलॉजी के बारे में पता चलता है। एंड इवन इफ विश हिज डिसअप्रूवल ऑफ इट, और भाई माना कि वो उसे पसंद नहीं करते थे मगर फिर भी कितना ज्यादा उन्होंने पढ़ा। तो ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये उनका वर्क है जिसमें हमें रेनेसांस स्पिरिट यानी कि क्लासिकल है, किस रेनेसांस स्पिरिट यानी कि ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर का इस पे छाप देखने को मिलती है। और इसमें उन्होंने कितना हद तक उसमें पढ़ने, उन्होंने इस चीज़ को एनालाइज करा है, कितना अच्छे से पढ़कर उन्होंने जो है बताया है। तो ये तो ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये उनकी इंग्लिश में लिखी हुई रचना है, 1629 में लिखी हुई थी, क्राइस्ट के जन्म पे लिखी हुई है। फ्लेचर से काफ़ी प्रभावित थे और तब उन्होंने ये पोएम लिखी है। तो ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई हो तो हम आगे वर्क को लेते हैं कि हम जो आगे बढ़ रहे हैं कि हम मिल्टन में एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं। अच्छा, आप कुछ एक क्विक क्वेश्चंस पूछती हूँ। मिल्टन अपना मास्टर किसे मानते थे? मिल्टन अपना मास्टर किसे मानते थे? स्पेंसर को। मिल्टन से पहले रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन का जो प्रोडक्ट है वो किसको माना जाता था? रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन का जो चाइल्ड ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन किसे माना जाता था? स्पेंसर को माना जाता था। किसने मिल्टन को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर कहा है? मिल्टन को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर किसने कहा है? ड्राइडन ने कहा है। बिल्कुल सही। मिल्टन का पहला जो नोटवर्दी वर्क है जिसमें रेनेसांस स्पिरिट देखने को मिलती है उसका क्या नाम है? मिल्टन के पहले नोटवर्दी वर्क जिसमें रेनेसांस स्पिरिट देखने को मिलती है उसका क्या नाम है? दैट इज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये कब लिखा गया था? ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी कब लिखा गया था? That was written in 1629. बिल्कुल सही, it was written in 1629. अच्छा, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी में मिल्टन ने क्राइस्ट के जन्म के बाद कौन सी माइथोलॉजी को क्रिटिसाइज करा है? कौन सी माइथोलॉजी को क्रिटिसाइज करा है? दैट इज पैगन माइथोलॉजी। बिल्कुल सही। तो बताओ भाई बच्चों, यहाँ तक अगर मेरी बात समझ में आ गई हो और समझ में भी आ रहा हो तो मुझे आप बताओ कि रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन के स्पिरिट जो हम मिल्टन में पढ़ रहे हैं, तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? आ रहा है? पक्का या कच्चा है भाई? आ रहा है? पक्का पक्का समझ में आ रहा है? पक्का पक्का? चलो फिर एक बार फिर से बता दो, एरेपेजिटिका कब आई थी? एरेपेजिटिका कब आई थी? 1644, 1649 नहीं, 1644 में आई थी। 49 में तो ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट लिखी थी। ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट जो है वो लिखी गई थी, है ना? ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ठीक है जी। चलो अब हम लोग आगे जो बढ़ते हैं, अब हमारे जो नेक्स्ट वर्क्स हैं वो है अलीग्रो एंड पेंसिलोसो। ये जो टाइटल्स हैं ये नोट किए, आपको पीडीएफ में भेजूंगी भाई। ये तो मैंने बाकायदा ये अभी आज टाइप करवाया, ये आपको काफ़ी कुछ आपके नोट्स में है। जो चीज़ नहीं है वो मैं वाइट वाले उसमें पीडीएफ में भेजूंगी आपको। आप क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसे थोड़ी ना देख के लिख लोगे, है ना? नोट्स पहले मांगना शुरू कर दो, है? पढ़ ना लो, दिमाग ना लगाओ बिल्कुल भी, है ना? मैंने कहा कि मैं नहीं भेजूंगी, पढ़ लो। देखो, वैसे इसमें से काफी कुछ जो है ढूंढ रहे थे, काफी कुछ है, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दी है,
लैंग्वेज बदल दी है, ये काफी कुछ उसमें है। देखो मिल्टन का जो हम ये बात करते हैं अलीग्रो एंड पेंसेरोसो, ये जो है ये जो पोएम्स हैं, ये पोएम्स इनका टाइटल म्यूजिकोलॉजी से लिया हुआ है। अलीग्रो मीन्स द हैप्पी मैन एंड पेंसेरोसो मीन्स द पेंसिव मैन और द मेलंकली मैन। मिल्टन के समय में ये माना जाता था कि जो मेलंकली मैन है वो एक प्रोफाउंड थिंकर होता है, यानी कि एक उच्च विचारक वो हुआ करता है। तो मिल्टन का ये जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं अलीग्रो एंड अल पेंसेरोसो जो है वो रेनेसांस स्पिरिट को पूरी तरीके से दिखाती हुई है, उसके प्यूरिटनिज्म पे हावी हो जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि प्यूरिटनिज्म क्या होता है, प्यूरिटनिज्म का मतलब होता है पूरी तरीके से पवित्रता, मन कर्म वचन से पूरी तरीके से पवित्रता, नो थिएटर्स नथिंग लाइक दैट। इस तरीके की जो स्पिरिट होती है उसे प्यूरिटनिज्म कहते हैं, पूरी तरीके से पवित्रता। लेकिन ये जो पोएम्स हैं, इन पोएम्स को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि ये जो पोएम है ये रेनेसांस स्पिरिट को दिखाती। तो एक क्वेश्चन है कि मिल्टन की जैसे 4 ऑप्शन दिए कि भाई कौन सी जो पोएम है, कौन सा जो वर्क है वो मिल्टन के इसमें रेनेसांस स्पिरिट देखने को मिलती है। तो अलीग्रो एंड अल पेंसेरोसो में रेनेसांस स्पिरिट देखने को मिलती है। अगर हम इसमें देखें कि भाई ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट या पैराडाइज रीगेन्ड, इनमें से या एपिथेलियम डेमोनिस या अलीग्रो, इनमें से किस में रेनेसांस स्पिरिट है? तो रेनेसांस स्पिरिट जो देखने को मिलती है, जो प्यूरिटनिज्म पे हावी हो जाती है, वो अलीग्रो एंड अल पेंसेरोसो में पूरी तरीके से हावी होती हुई दिखाई देती है। बेसिकली दीज टू कंपेनियन, ये पोएम्स कंपेनियन पोएम्स है, यानी कि ये दोनों पोएम मिल्टन ने अपने होटन पीरियड में लिखी है। जब मिल्टन ने अपना एमए जो है वो कर लिया था और उसके बाद वो होटन पीरियड जो उनका था उसमें उन्होंने मास्क्स लिखे हैं और ये पोएम अलीग्रो और पेंसेरोसो पोएम्स लिखी हैं, आर्केड्स एंड कॉमर्स मास्क्स लिखे हैं, लिसिडस पोएम लिखी है। तो ये उसी दौरान ये उन्होंने पोएम लिखी हैं अपने होटन पीरियड में। और ये कंपेनियन पोएम्स जो हैं ये मतलब इसमें अलीग्रो जो है वो पोएम्स ऑफ जॉय हैं। अलीग्रो डिस्क्राइबिंग द प्लेजर्स सॉट आफ्टर बाय अ जॉयस मैन। अलीग्रो जो पोएम है, इसका अलीग्रो का मतलब होता है हैप्पी मैन। तो जो अलीग्रो है वो बताती है डिस्क्राइबिंग द प्लेजर्स सॉट आफ्टर बाय अ जॉयस मैन, कि एक खुश व्यक्ति के द्वारा जो प्लेजर्स सॉर्ट आउट करे जाते हैं, प्लेजर्स ढूंढे जाते हैं, उनके बारे में बताती है। एंड द अदर जो दूसरी पोएम है वो एक मेलंकली मैन के द्वारा उसकी खोज पर आधारित है। अलीग्रो स्ट्राइक्स अप पॉजिटिवली एंटी, और अलीग्रो जो पोएम है वो बिल्कुल प्यूरिटनिज्म से हटकर है, कहीं से कहीं तक भी उसमें प्यूरिटन स्पिरिट देखने को नहीं मिलती, यानी कि बहुत सॉम्ब्रेस भी, बहुत ही ज़्यादा वो बिल्कुल पूरी तरीके से हर चीज़ से अपने आप को कट ऑफ कर लेना, वो स्पिरिट हमें अलीग्रो में देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो अलीग्रो कंप्लीटली एक ऐसी पोएम है जिसमें हमें पूर्णतया रेनेसांस स्पिरिट देखने को मिलती। खुश होने वाली चीज़ें हैं वो जो है किस में देखने को मिलती हैं? हमें अलीग्रो में। अब हम बात करें तो मिल्टन की जो ये दोनों पोएम्स हैं तो ये कंपेनियन पोएम्स, लेकिन जैसे अलीग्रो में वो गॉडेस जो यूफ्रोसाइन जो खुशी की देवी है, वो गॉडेस ऑफ मर्थ को बुलाते हैं, और इसमें उन्होंने सारे प्लेजर्स को, खुशियों को उन्होंने ऊपर रखा है। हालांकि जो इसकी कंपेनियन पोएम है यानी कि पेंसेरोसो, इसमें वो मेलंकली को एक गॉडेस का दर्जा दिया है। मेलंकली यानी कि दुख, जैसे पहले के समय में मेलंकली को डिप्रेशन का भी जो है वो माना जाता था। तो उसमें आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी या नहीं आ रही? दे रही? देखना जरा, ये दिखा रहा है कि मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही तुम्हें। आ रही है? ब्लड तो नहीं हो रहा? अच्छा ठीक है, हट गया, सही है। अब ठीक है, चकाचक, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे मिल्टन के एक वर्क है कॉमर्स के बारे में बात करेंगे।
कॉमस जो है वो मिल्टन का मास्क है। आपको पता है मिल्टन से पहले भी मास्क लिखे हैं। एलिजाबेथन एज में जो मास्क लिखे वो बेन जॉनसन ने लिखे। बेन जॉनसन ने मास्क लिखे। बेन जॉनसन जिनको जो कि शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी पोएट थे, लेकिन जिन्हें जैकोबियन राइटर कहा जाता है, जिन्होंने दो जो है वो ट्रेजेडी लिखी है। उन्होंने कहा यार तुम ट्रेजेडीज से ज़्यादा अच्छा कॉमेडीज़ बढ़िया लिखते हो, जो फादर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कहे जाते हैं। तो बेन जॉनसन ने मास्क लिखे हैं। उसके बाद मिल्टन ने मास्क लिखे। मिल्टन का एक बहुत फेमस मास्क है कॉमस। कॉमस उन्होंने लिखा था, जो कॉमस मास्क है वो उन्होंने अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के लिए लिखा था, और मास्क प्रेजेंटेड इन द लडलॉ कैसल में, लडलॉ कैसल में उसे दिखाया गया था। तो ये जो मास्क है मिल्टन का इम्पॉर्टेंट वर्क है, दैट इज कॉमस। मिल्टन का ये जो मास्क है ये भैया ये प्यूरिटन है, ये इसकी जो स्पिरिट है ये प्यूरिटनिक है। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था कि प्यूरिटन होने का मतलब होता है पूरी तरीके से नियम कानूनों को मानना, अपनी लाइफ में भी चेस्टिटी यानी कि पवित्रता को फॉलो करना। तो कॉमस जो है वो प्यूरिटन स्पिरिट को दिखाता है। कॉमस पवित्र, कॉमस की तो जो थीम है वो भी यही है। कॉमस की थीम क्या है? कॉमस की थीम है कि वर्चू है ना, वर्चू है उसकी थीम है, पवित्रता उसकी थीम है, और जो इसकी चेस्टिटी के ऊपर ये आधारित है। तो इसमें रेनेसांस स्पिरिट नहीं, चेस्टिटी, वर्चू जो है और चेस्टिटी, पवित्रता इसकी थीम है। तो कॉमर्स में हमें रेनेसांस स्पिरिट नहीं, उस कॉमर्स में हमें क्या देखने को मिलता है? प्यूरिटन स्पिरिट देखने को मिलती। अब कॉमर्स में जो है ये जो है, हालांकि इसकी जो लिखने का तरीका है वो रेनेसांस है। फॉर्म जो है वो कैसी है, लिखने का तरीका कैसा है, दैट इज, जो स्टाइल है वो रेनेसांस स्टाइल है। मिल्टन ने इसमें डिडैक्टिक टर्म्स को यूज करा है, यानी कि शिक्षाप्रद उपदेशात्मक शैली को यूज किया है, और इसमें उन्होंने जो है ये बताया है कि एक इंसान को अपनी जिंदगी में वर्चूज को ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए एज कंपेयर टू फिजिकल जो है प्लेजर्स को। और इसमें उन्होंने ये बताया कि जो व्यक्ति मन कर्म वचन से पवित्र रहते हैं, चेष्ट रहते हैं, भगवान भी उनकी सहायता करते हैं। तो ये जो कॉमर्स है, इसकी जो कॉमर्स की जो हम पढ़ते हैं वो उसमें रेनेसांस स्पिरिट हमें कम मिलती है, फॉर्म है रेनेसांस। लेकिन जो उसकी जो कॉमर्स की जो थीम है वो दैट इज प्यूरिटन थीम जो है वो हमें उसमें देखने को मिलती है कि वन शुड बी चेस्ट, वन शुड फॉलो वैल्यूज, तभी जो है वो अपनी जिंदगी में खुश रह सकता है। और अगर कोई व्यक्ति फिजिकल प्लेजर्स के पीछे भागता है तो ही और शी विल नॉट बी हैप्पी। तो हमें जो बेसिकली जो पूर्णतया रेनेसांस स्पिरिट से ओतप्रोत जो पोयम मिलती है वो कौन सी है? दैट इज अलीग्रो। अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के लिए लिखी गई थी। कौन सा? ओनली वन वर्क ही रॉट एंटी प्यूरिटन। बताओ। नहीं है, एंटी प्यूरिटन वो नहीं है, मगर स्पिरिट है कि प्यूरिटन स्पिरिट हमें इसमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें उन्होंने चेस्टिटी को जो है वो वैल्यू दी है उसमें। अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के लिए लिखा गया था, और इस ये जो वर्क है बेसिकली ये करा भी इसलिए गया था क्योंकि ये दिखाने के लिए किया गया था कि जो वैल्यूज को बताने के लिए किया गया था कि कॉमर्स के माध्यम से ये बताया गया था। कॉमर्स को गॉड ऑफ रिवेलरी जो दिखाया गया वो ये दिखाया गया कि कॉमर्स जो है वो लोगों को एक मैजिकल पोशन पिलाकर लोगों को जानवरों में बदल दिया करता था। और ये जो चीज़ दिखाई है वो ये दिखाई है कि जब लोग जो हैं वो अपनी इंद्रियों के वश में हो जाते हैं तो दे बिहेव लाइक एनिमल्स, और जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं दे आर ट्रू ह्यूमन बींग्स। तो कॉमर्स के माध्यम से उन्होंने ये चीज़ बताई है। कॉमर्स में अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के बच्चों ने ही मेन कैरेक्टर्स की भूमिका निभाई है, और इसमें किसी कैरेक्टर का नाम नहीं दिया है, और जो इसमें जो मेन कैरेक्टर जिस लड़की का है उसको लेडी ही कहकर संबोधित करा गया है। लेडी जो है वो अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के ही बच्चों ने इसमें जो है एक भूमिका निभाई थी। तो ये जो वर्क है इसमें प्यूरिटन स्पिरिट हमें पूरी तरह देखने को मिलती है। जो मिल्टन के डिवोर्स ट्रैक्ट्स हैं,
डिवोर्स एक्ट्स को छोड़ देते हैं, जो मिल्टन के जो उन्होंने डिफेंशियो सेकेंडा लिखा है, या जो ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट लिखा है, या कोई और जो भी और वर्क जो लिखे हैं, वो पॉलिटिकल जो ट्रैक्ट्स लिखे हैं वो सारे के सारे उन्होंने पार्लियामेंट के लिए और क्रॉमवेल के लिए लिखे हैं। एरोपेजिटिका वो भी उनकी एक रिवोल्ट की स्पिरिट जो है वो बताती है। लेकिन जो उन्होंने पोएम्स वगैरह लिखी है ना, वो पोएम्स में अगर हम कहते हैं कि पोएम्स में किस में उनकी रेनेसांस स्पिरिट देखने को मिलती है, तो जो कंप्लीटली रेनेसांस स्पिरिट हमें देखने को मिलती है वो अलीग्रो में मिलती है। अलीग्रो पेंसिलोसो दोनों में हमें उनकी रेनेसांस स्पिरिट देखने को मिलती है। ये केवल फॉर्म में है, इसमें जो फीलिंग है वो किसकी है, प्यूरिटन फीलिंग जो है वो कॉमर्स में दिखाई गई है। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉमर्स के बाद हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मिल्टन की एक बहुत ही फेमस वर्क जिसका नाम है लिसिडस के बारे में। अब हम लिसिडस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है मिल्टन का एक बहुत ही अच्छा दो फ्रेंड थे जो उनके साथ ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, जिनका नाम था क्या नाम था भाई, एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग की मृत्यु जो है वो समुद्र में डूब जाने की वजह से हुई थी, और मिल्टन ने उनकी याद में उनके ऊपर ये एक एलिजी लिखी थी, लिसिडस। सबसे पहली बात, ये जो एलिजी है लिसिडस, ये एक पेस्टोरल एलिजी है, क्योंकि इसमें वो खुद को एक शेफर्ड और लिसिडस को जो अपने साथी गडरिये की मृत्यु पर विलाप कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एक एलिजी नहीं है, इसमें मिल्टन ने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है। अब देखिए क्या 1637 में ये एलिजी लिखी गई। ये एक पेस्टोरल एलिजी है जो मिल्टन के दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ के बाद लिखी गई थी, जो कि आयरिश सी में डूबकर जिनकी मृत्यु हो गई थी, एंजल सी में। ये जो फॉर्म है लिसिडस की वो क्लासिकल है। जो लिखने का तरीका है ना इसमें लिसिडस का, वो क्लासिकल है, यानी कि जो ग्रीक और जो लैटिन लिटरेचर को फॉलो करता हुआ है, मगर जो थीम है ना वो प्यूरिटन स्पिरिट को बताती है, यानी कि चेस्टाइज करने वाली, यानी कि चीज़ों को सही करने वाली। वी फाइंड मोर ऑफ मिल्टन देन किंग इन द पोएम। इस बारे में कहा भी है कि इस पोएम को ये कहते हैं कि ये एलिजी बस थोड़े समय के लिए ही है, क्योंकि इसमें मिल्टन ने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री बताई है। इसमें पोएम में मिल्टन ने जो है वो किंग के बारे में तो कम लिखा है, मिल्टन इसमें ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये जो पोएम है ये सिर्फ फॉर्म में, यानी कि लिखने की जो शैली है वो इसमें रेनेसांस की दिखती है, लेकिन जो इसमें उसकी स्पिरिट है कॉमर्स की तरह ही वो भी कैसी है, प्यूरिटन स्पिरिट है। तो ये आज हम लोग बस इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई हो तो बताओ। सो गए क्या हैं? जवाब नहीं दे रहे बदतमीज कहीं के। तो ये था हमारा आज का मिल्टन का एक ओवरव्यू जो है कि मिल्टन के वर्क्स में रेनेसांस एंड रिफॉर्मेशन स्पिरिट कहाँ कहाँ पाई जाती है। और मिल्टन के ये अभी टॉपिक कंटिन्यूड है, अभी और आगे भी जैसे ही और आगे मैं इसको पढ़ाऊंगी तो ये आप लोगों के साथ, ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।